12.2.1 alpha particle trajectory. The trajectory stretched by an alpha particle depends on the impact parameter. तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अभी इम्पैक्ट पैरामीटर होते क्या है, यहाँ पे डायग्राम में देखोगे बी वाला जो है इम्पैक्ट पैरामीटर होती है इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इनिशियल जो वेलोसिटी से जा रहा है उसके साथ इसी का जो डिस्टेंस है, इनिशियल जो अल्फा पार्टिकल जब निकाल रहे हैं उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है, उसी के साथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए गिवन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर्स बी so that the beam is scattered in various direction with different probabilities, okay, जो मतलब डायग्राम में गिवन है। एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, जितने भी पार्टिकल्स होगा सबके अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर होंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर अलग होगा तो उसके ट्रैजेक्टरी भी अलग होंगे बिकॉज उसका डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। इट इज सीन दैट alpha particle close to the nucleus, impact parameters that is a small impact parameter close to the nucleus होगा तो suffers a large scattering. In case of head-on collision, the impact parameter is minimum and alpha particle rebounds back. उसी डायरेक्शन में वापस आते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एंगल होगा दैट विल बी, ये आ रहा था ऐसे जा रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज पाई। फॉर ए लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज ए स्मॉल रिफ्लेक्शन दैट इज थीटा इक्वल टू 0। कब? फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए। द फैक्ट दैट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स रिबाउंड बैक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोइंग हेड ऑन कोलिजन स्मॉल। हेड ऑन कोलिजन स्मॉल है तो इसका मतलब दैट ए mass fraction, small fraction of the number of incident particles rebound back indicates that number of alpha particles undergoing head-on collision is small. This in turn implies that mass of atom is concentrated in a very small volume. Rutherford scattering therefore is a powerful way to determine, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, अपर लिमिट टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे देखो ये मान लो कि न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो उसको रोकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके वो रुक जाता है अल्फा पार्टिकल। आई मान लो अल्फा पार्टिकल का साइज ऐसा है और न्यूक्लियस का साइज ऐसा है, ओके, तो इसका रेडियस आ रहे, ये दोनों रेडियस है, तो इसमें अल्फा पार्टिकल का रेडियस प्लस दैट इज जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये मिलके वाला डिस्टेंस होगा ना, ओके। तो अभी देखो ये जो रेडियस के बारे में जो बात करते हैं ये इसका अपर लिमिट के बारे में बात करते हैं, लोअर रेंज को ये नहीं बता पाते। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं दैट इज ए पावरफुल वे टू डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना बड़ा हो सकता है, ओके। जो तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल में भी देखोगे, जो एग्जाम्पल 12.2 में कुछ लिखा भी हुआ देखो, जहाँ पे मतलब हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो निकालते हैं, जितना डिस्टेंस में जाके अल्फा पार्टिकल रुक जाते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल का सेंटर एंड जो न्यूक्लियस का सेंटर, ये मतलब अल्फा पार्टिकल, ये मतलब न्यूक्लियस, दोनों का
बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। लेकिन इससे क्या होगा, ये वाला तो इसका रेडियस तो वेरी स्मॉलर ही होगी। तो उस केस में देखो दिया होगा गोल्ड फॉइल का जो एग्जाम्पल 12.2 एकदम लास्ट पैरा में, गोल्ड फॉइल की जो मतलब रेडियस होती है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से काफ़ी कम होता है। दैट मीन्स रदरफोर्ड के जो मॉडल है वो अपर लिमिट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कोई बच्चे को डाउट होती है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो रदरफोर्ड ने जो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला दिया था वो अभी बता देता हूँ। और सेम फॉर्मूला में हम लोग बी का वैल्यूज़ 0 हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो थीटा का वैल्यूज़ क्या होगा, पाई होगी, वो भी प्रूव कर देते हैं ना। स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर बी का वैल्यू दिया 0 तो थीटा का वैल्यूज़ पाई भी हो जाएगा। लेकिन वो बोर्ड के एग्जाम पर्पस ज़रूरत नहीं है, नॉलेज पर्पस ज़रूरत है, नॉलेज के लिए दे दिया। रदरफोर्ड डिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी स्कैटर एंगल थीटा। तो b इक्वल टू 1/4πε0 जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन ई इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अभी कोई केस में b मान लो 0 हो गया, सपोज b 0 मान लो ले लिया तो ये भी 0 होगा, कॉट थीटा बाई 2 0 तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, और ये जो एक्सपेक्टेड फिजिकल वैल्यू होती है, ये वैल्यूज जो होते हैं हेड ऑन कोलिजन्स के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया। अभी इसके बारे में हाँ और एक चीज़ बोलने भूल गया, इस डायग्राम को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारे वैल्यूज को ध्यान रखिएगा। स्कैटरिंग एंगल बी इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर, और कूलम फील्ड में इसके कूलम फील्ड में इसका होता है दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द कूलम फील्ड ऑफ ए टारगेट न्यूक्लियस। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, स्कैटरिंग एंगल थीटा। ओके, हो गया ये टॉपिक।